लड़के को यानी कि 4 साल का उसका लड़का होता है जिसका उसने अभी जल्द ही में एडमिशन करवाया था। वो उस अपने लड़के को स्कूल स्कूटी से लेकर के जाया करती थी और उसी रास्ते से वो वापस आया करती थी। लेकिन दोस्तों जिस रास्ते से वो अपने बेटे को स्कूटी से लेकर के जाया करती थी, उसी रास्ते पर एक सब्जी वाला होता है और वो सब्जी वाला अपना ठेला एक रास्ते के साइड में लगाता है। और जब वो आती थी, जाती थी उसी रास्ते से, तो उस महिला जो है वो महिला उस सब्जी वाले को बहुत ही गौर से देखा करती थी। वो उस महिला को वो सब्जी वाला बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। ऐसा मान के जो है माना जाता है कि वो उसको जो है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ़िदा हो जाती है। अब वो अपने दिमाग में कई तरीके के जो है आइडियाज़ लगाती रहती है कि आखिर अपने दिल की बात इस सब्जी वाले से कहूँ तो कैसे कहूँ? और इसी बात को जो है कहने के लिए वो बात जो है कुछ आगे बढ़ाने के लिए सोचती रहती है और उसके कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर किस तरीके से हम इस सब्जी वाले से अपने दिल की बात को आगे बढ़ाएँ। और वो इसी सोच में जो है एक दिन ऐसा होता है कि सुबह-सुबह वो अपने बेटे को स्कूटी के ऊपर बिठाकर स्कूल लेकर के जाती है और वो जो उधर से जब वापस आ रही होती है तभी जो है वो अचानक से अपनी स्कूटी को उसके ठेले पर ठोकर मार देती है। दोस्तों ठोकर मारने के बाद उसकी थोड़ी बहुत सब्ज़ी जो होती है वो नीचे रोड पर गिर जाती है और गिरने के बाद वो भी तुरंत अपनी स्कूटी को रोक देती है और रोकने के बाद वो ठेले के पास जाती है और वहाँ पर जो सब्जियाँ गिर जाती हैं, वो सब्जियाँ उठा कर के उसको देने लगती है और उससे पूछती है कि आपको कहीं पर चोट तो नहीं आई है? तो वो कहता है कि नहीं, मामूली सी पैर में हल्की चोट आ गई है। दोस्तों उसके बाद वो सब्ज़ी उठा कर के उसको देने लगती है और उससे सॉरी बोलती है। तो वो सब्ज़ी वाला जो होता है, वो उससे कहता है कि मैडम सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे-मोटे शहरों में जो है बड़े-बड़े शहरों में छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं और ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है और वैसे भी आप इतनी अमीर घर की महिला हैं और आप जो है सॉरी जो है बोलेंगी तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके की बातें होती हैं, तो वो महिला बोलती है, वो कहती है कि अगर आपकी जगह पर कोई और सब्ज़ी वाला होता, तो इसी बात का जो है बतंगड़ बना देता। लेकिन आप जो है बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। दोस्तों उसके बाद वो दोनों लोग खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद उन दोनों की आपस में कुछ बातचीत होती है और दोस्तों वो बातचीत के बाद क्या होता है दोस्तों हम बताएँगे आपको इस पूरी कहानी में। बस दोस्तों आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा जिसमें आप अपना नाम और कहानी को आप कहाँ से देख रहे हैं, उसको ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं अगले एपिसोड के लास्ट में आपका नाम ले सकूँ। दोस्तों आपका नाम लेते हुए हमें बहुत खुशी होती है और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उससे हमें बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है। दोस्तों देर ना करते हुए सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों दरअसल ये कहानी जो है ये कर्नाटक की जो राजधानी होती है बेंगलुरु और वही बेंगलुरु से 300 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ता है जिसका नाम होता है मधुर। मधुर जिले में एक दंपति रहा करती थी। तो उस दंपति में जो एक अरविंद गौड़ नाम का एक व्यक्ति था, जो राजस्व विभाग में एक कर्मचारी था और वहाँ पर वो नौकरी किया करता था। उसकी उम्र तकरीबन 40 से 42 साल के आस-पास होती है और उसकी एक बीवी भी होती है, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं होती है। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है, उसके पास पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो राजस्व विभाग में सरकारी नौकरी किया करता था। इस तरीके से उसके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर किसी चीज़ की कोई कमी होती है तो वो संतान यानी कि वारिस, उसके पास कोई भी वारिस नहीं था और तकरीबन जैसे ही वो 45 साल की उम्र क्रॉस करता है, वैसे ही उसकी पत्नी का अचानक एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। दोस्तों जैसे ही उसकी पत्नी का देहांत होता है तो उसका कोई वारिस भी नहीं होता है, तो वो बिल्कुल एकदम से अकेला पड़ जाता है और अकेला पड़ने के बाद वो बहुत ही टूटा-टूटा सा रहता था। घर उसको काटने को दौड़ता था क्योंकि वो अच्छा खासा प्रॉपर्टी और पैसे वाला आदमी था, लेकिन घर में उसके आगे-पीछे कोई नहीं था, ना तो कोई उसका वारिस था और ना कोई उसकी पत्नी थी। तो दोस्तों इसी तरीके से उसको उसके आस-पास के लोग कुछ उसको मशवरा देते हैं और कहते हैं कि क्यों ना तुम अपनी जो है शादी कर लो और शादी करने के बाद हो सकता है कि ऊपर वाला तुम्हारी सुन ले और सुनने के बाद तुम्हें कोई वारिस दे दे। तुम्हारे पास इतना अच्छा पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है,
लेकिन वारिस नहीं है, तो हो सकता है कि कोई आपको जो है वारिस मिल जाए, तो इस प्रॉपर्टी का वो वारिस हो कहलाएगा, आपका वारिस कहलाएगा और आपके बुढ़ापे की लाठी भी बनेगा। ये सारी बातें सुन करके अरविंद गौड़ को भी ये सारी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं, और समझ में आने के बाद दोस्तों वो अपने जो लोग होते हैं उनसे वो कहता है कि ठीक है, हम आपकी इस बात को मान लेंगे, अगर कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो हमें बताना। दोस्तों उसके बाद जो उसके साथी लोग होते हैं, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो एक अच्छी लड़की की तलाश में जुट जाते हैं। इसी इसी बीच एक अच्छी लड़की उनको मिल जाती है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है, उसका नाम रश्मि होता है, रश्मि जायसवाल। वो बहुत ही खूबसूरत होती है, निहायत ही खूबसूरत होती है, लेकिन वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। तो उसके बारे में जब वो उस जो है अरविंद गौड़ को जब बताया जाता है कि लड़की गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 25-25 साल के आस-पास उसकी उम्र है। दोस्तों ये बात सुन करके जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर लड़की ठीक है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम शादी कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद वो आस-पड़ोस के लोग उसके लड़की के घर पर बात करते हैं और उनके घर वालों से बताते हैं कि एक बहुत ही अमीर घर का एक आदमी है, उसके पास ना तो कोई वारिस है और उसकी बीवी का देहांत हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी लड़की की शादी उससे कर सकते हैं और करने के बाद आपकी लड़की वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐशो-आराम करेगी, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन आगे-पीछे उसके कोई नहीं है। ये बात दोस्तों उसके रश्मि जायसवाल के पिता जब इस बात को सुनते हैं, तो वो वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो गरीबी में बीत ही गई है, लेकिन अगर हमारी बेटी उस घर में विदा होकर के जाएगी, तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। दोस्तों इसके बाद वो लोग आपस में मशवरा करते हैं और मशवरा करने के बाद वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं और दोस्तों उन दोनों की शादी जो है करा दी जाती है। शादी कराने के बाद वो दुल्हन बन करके अरविंद गौड़ के घर में चली जाती है। अब उन दोनों जो है दोनों में आपस में जो है बहुत ही प्यार हो जाता है। वो अरविंद गौड़ जो होता है वो अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा मानता था, बहुत ही ज़्यादा लाडो-प्यार करता था, क्योंकि उसके आगे-पीछे कोई नहीं होता है सिवाय बीवी के, तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा मानता था, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था और उसकी हर एक चीज़ को मानता था, जो वो कहती थी वो उसको मान लिया करता था। इसी बीच दोस्तों सिलसिला ये जो है चलता रहता है और वो अपने बेटे को जो है उसके जो है तकरीबन 3-4 साल बीत जाते हैं, लेकिन उसके कोई बच्चा नहीं होता है। इसी बीच वो बहुत सारी जो है कामनाएँ और जो है बहुत सारी दुआएँ करते हैं, कई मंदिरों पर जाते हैं, कहीं वो कोई दरगाह, कोई मंदिर ऐसा नहीं होता है, जहाँ पर वो मन्नतें माँगने के लिए ना जाते हों। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि भगवान उनकी सुन लेता है और सुनने के बाद तकरीबन शादी के 8 सालों के बाद उनके घर में एक वारिस आता है, यानी कि एक लड़के की पैदाइश होती है और दोस्तों पैदाइश जैसे ही होती है तो वो अरविंद गौड़ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि तकरीबन उनको लगभग उनकी उम्र 50-50 के आस-पास हो गई थी। तो वो भी सोचते हैं कि चलो इस उम्र में हमारी कोई बुढ़ापे की लाठी जो है आ गई है। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने आस-पड़ोस के लोगों को दावत देते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनके घर में खुशी और हर्षोल्लास का माहौल होता है। इसी बीच दोस्तों वक़्त जो है आगे बढ़ता चला जाता है और तकरीबन वो लड़का 3 से 4 साल का हो जाता है और इसके बाद वो अरविंद गौड़ अपने बेटे का जो एडमिशन वहीं पास के एक स्कूल में करवा देते हैं। दोस्तों उसके बाद जो उनकी बीवी होती है रश्मि जायसवाल, वो स्कूटी से अपने लड़के को खुद भेजने जाया करती थी और जब वो जाया करती थी और आया करती थी तो रास्ते में एक उसको सब्जी वाला मिलता है और वो सब्जी वाला बहुत ही सुंदर सुडौल होता है, कुँवारा होता है और वो उसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आस-पास होती है। तो वो जब भी उसको देखती थी तो उसको मुस्कुराती थी देख कर के और वो भी उसको देख कर के मुस्कुराता था। अब वो सोचती थी कि किसी भी तरीके से इससे अपने दिल की बात कही जाए, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता है कि आखिर हम अपने दिल की बात इससे कैसे कहें। दोस्तों इसी तरीके से वक़्त बीतता है और एक दिन ऐसा होता है कि रश्मि जायसवाल अपने बेटे को स्कूल स्कूटी से लेकर के जाती है और उधर से जैसे ही वापस आती है, वापस आने के बाद अपनी स्कूटी से उस सब्जी के ठेले को टक्कर मार देती है और टक्कर मारने के बाद दोस्तों उसकी सब्जी थोड़ी बहुत जो है ज़मीन पर रोड पर गिर जाती है। उसके बाद वो अपनी स्कूटी से उतरती है, उतरने के बाद उस सब्जियों को उठाकर उसको देने लगती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं आई है? तो वो कहता है कि हमारे पैर में हल्की-सी चोट आई है।
दोस्तों उसके बाद वो सब्ज़ी सारी उठा के को उसको दे देती है और उससे सॉरी बोलती है, तो वो कहता है कि मैडम सॉरी ना बोलो वरना हमारा अपमान होगा, क्योंकि आप जैसे अमीर लोग हैं और फिर भी आप आपके मुँह से सॉरी शब्द अच्छा नहीं लगता है। और ऐसी छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं, इसको हम कभी दिल पर नहीं लेते हैं। तो वो कहती है कि आप बहुत ही निहायत ही नेक इंसान हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, वरना इसी जगह पर कोई और सब्ज़ी वाला होता तो इस बात का बतंगड़ बना देता। दोस्तों इसके बाद वो दोनों लोग खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के आपस में कुछ बातचीत करते हैं और फिर आपस में एक-दूसरे का नंबर शेयर करते हैं और नंबर से जो है आपस में एक दोनों का ले लेते हैं, फिर वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों वो उसके बाद अपने घर जाती है, घर जाने के बाद जैसे ही उसको टाइम मिलता है, वो तुरंत उस सब्ज़ी वाले को फ़ोन करती है और सब्ज़ी वाले का नाम जो होता है वो विराट होता है, उसके पास वो फ़ोन करती है और धीरे-धीरे उसका हाल-चाल लिया करती। वो जब भी जो है अगले दिन जब स्कूल भेजने जाती है अपने बेटे को, तो उधर से जब वापस आती है, तो वापस आने के बाद उसके पास रुकती है और उससे हाल-चाल पूछती है कि तुम्हारे पैर की तबीयत अब ठीक है? पैर में पहले से आराम है कि नहीं है? मतलब जब भी उससे वो फ़ोन करती तो फ़ोन पर ये सारी चीज़ें उसका हाल-चाल लिया करती। तो इस तरीके से दोनों के बीच में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं, यहाँ तक कि हर वो बात फ़ोन पर हो जाती है जो एक पति-पत्नी में बातें होती हैं या एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में जो बातें होती हैं, वो सारी बातें उन दोनों के बीच में शेयर होती हैं। दोस्तों उसके बाद जो है एक दिन ऐसा होता है कि रश्मि जायसवाल उसके पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुमसे बहुत ही ज़्यादा मिलने का मन कर रहा है और तुमसे मैं प्यार करने लगी हूँ। तो वो भी यही बात बोलता है विराट और कहता है कि तुमसे मैं भी प्यार करने लगा हूँ और तुमसे मिलने का मन करता है। तो वो कहता है कि मैं तो आखिर तुमसे कैसे मिल सकता हूँ क्योंकि तुम तो एक परिवार वाली हो और तुम्हारे घर पर तो एक परिवार है और तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा बेटा है, तो हम तुमसे किस तरीके से मिल सकते हैं? तो वो कहती है कि ठीक है, हम एक प्लान बताएँगे, उस प्लान पे आपको काम करना होगा। दोस्तों उसके बाद वो उसको बताती है कि हमारे पति के लिए एक मेडिकल से नींद की गोली ले आना और उसको मैं खिला करके उसको उनको सुला दूँगी, उसके बाद तुम घर पर आ जाना और आने के बाद हम दोनों लोग आपस में एक-दूसरे से बातचीत करेंगे। दोस्तों वो विराट जब मेडिकल पर जाता है, तो मेडिकल वाला जो बंदा होता है, वो उसको नींद की गोली देने से साफ-साफ इनकार कर देता है। वो कई सारे मेडिकल्स पर जाता है, लेकिन कोई भी मेडिकल वाला उसको नींद की गोली देने से जो है साफ-साफ मना कर देता है। उसके बाद वो विराट वो रश्मि जायसवाल को फ़ोन करता है और कहता है कि जो है कोई भी बंदा, कोई भी मेडिकल वाला हमको जो है नींद की गोली नहीं दे रहा है और सभी लोग मना कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद वो कुछ प्लान बनाती है और कहती है ठीक है, हम आपको बताएँगे अगले प्लान के बारे में। दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद वो उसको फ़ोन करती है विराट को, सब्ज़ी वाले को और उससे कहती है कि एक काम करो कि कल सुबह जो है हम तुमसे मिलने के लिए आएँगे और जो है बहाना बना करके आएँगे और जहाँ पर हम बताएँगे वहाँ पर तुम आ कर के मिल लेना। तो वो कहता है ठीक है। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है, अपने बच्चे को स्कूल भेजने का समय होता है, तो रश्मि जायसवाल अपने प पति अरविंद गौड़ से कहती है कि आज हमारी तबीयत थोड़ा नासाज़ है, इसलिए हम बेटे को भेजने स्कूल नहीं जा पाएँगे। तो आज आप ऐसा करो कि आप ही स्कूल भेज आओ इसको। तो वो कहते हैं ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर के वो चले जाते हैं स्कूल छोड़ने के लिए और स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद उससे मुलाकात करती है। मुलाकात करने के बाद उसको अपनी स्कूटी पर बिठा करके वो एक होटल में जाती है और होटल में रूम बुक करती है। रूम बुक करने के बाद उस रूम में जाते हैं दोनों लोग और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। फिर दोनों लोग निर्वस्त्र हो जाते हैं, नग्न अवस्था में आ जाते हैं। दोनों लोग जब एक-दूसरे को देखते हैं नग्न अवस्था में, तो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होने के बाद दोस्तों वो दोनों लोग एक-दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जो सुख आज उसको मिल रहा था, वो सुख शायद उसके जो है शादीशुदा लाइफ़ में उसको कभी नहीं मिला था। तो उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों। उसके बाद जो है जैसे ही थोड़ा वक़्त बीतता है और वक़्त बीतने के बाद वो दोनों लोग अपने-अपने कपड़े पहन लेते हैं और वो उसको जो है जो रश्मि जायसवाल होती है, वो विराट को अपनी स्कूटी पर बिठा करके उसको घर छोड़ देती है और उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। दोस्तों इस तरीके से जो है शाम को फिर से वो उसके पास फ़ोन करती है और कहती है कि जो है मैं तुमसे जो है फिर से मिलना चाहती हूँ और तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया है हमें और तुमसे बार-बार मिलने का मन कर रहा है। तो वो विराट भी यही बात दोहराता है और कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलने का मन कर रहा है। दोस्तों उसके बाद फिर से प्लान बनाया जाता है कि किस तरीके से आखिर मिला जाए।
दोस्तों इस इसी तरीके से जो है एक वो जो उसका पति होता है अरविंद गौड़, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करता था। क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि वो अपने नौकर से कुछ बात कर रही होती है, तो उसका पति अरविंद गौड़ उसको देख लेता है। देखने के बाद वो अपने घर के नौकर को हमेशा के लिए अपने घर से निकाल देता है और उसको उसकी छुट्टी कर देता है। दोस्तों इस तरीके से जब मामला आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ने के बाद जब उनका मिलने का सिलसिला जो है आगे बढ़ता है, तो एक दिन ऐसा होता है कि वो उससे कहती है कि तुम जो है सब्जी का ठेला लेकर के हमारे घर के बाहर आ जाना, और बाहर आने के बाद जो है फिर से जो है हम वहीं पर मुलाकात करेंगे और अपने पति को हम फिर से बहाना बनाकर बेटे के साथ स्कूल भेज देंगे। वो तुरंत जो है 8 बजे से पहले ही उनके घर के बाहर ठेला लेकर के आ जाता है और उसी दौरान वो फिर से अपने पति से कहती हैं कि आज हमारी तबीयत थोड़ा नासाज है, आप भेज आइए। तो वो कहते हैं ठीक है। दोस्तों वो जैसे ही भेजने के लिए वहाँ से निकलते हैं, तो वो तुरंत जो है विराट को अपने घर के अंदर ले जाती है कमरे में, और दोनों लोग निर्वस्त्र हो जाते हैं, नग्न अवस्था में हो जाते हैं, और दोनों लोग उसके बाद जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं। और दोस्तों जिस तरीके से वो चाहती थी, उस तरीके से वो लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं। दोस्तों मैं खुलकर इस बात को बोलना नहीं चाहता कि मतलब जिस पोजीशन में वो चाहती थी, उस पोजीशन में उसके साथ वो संबंध बनाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा सुख मिलता है। दोस्तों फिर आधा घंटे तक तकरीबन ऐसा ही चलता रहता है। उसके बाद वो उसको जो है कपड़ा पहना करके जल्दी से अपने घर से रवाना करती है और कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पति आ जाए और तुम्हें देख ले। दोस्तों वो जैसे ही घर से बाहर निकल रहा होता है विराट सब्जी वाला, तो वैसे ही तुरंत वो अपने बेटे को भेज करके वापस आ रहे होते हैं, तो वो उसको घर से निकलते हुए देख लेते हैं। जब उसको देख लेते हैं तो उनको थोड़ा शक होता है और वो सब्जी वाला भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत अपने ठेले को उठा करके वहाँ से रफा-दफा हो जाता है। और इस बार जो है रश्मि को भी इस बात का एहसास हो गया था कि शायद हमारे पति को जो है कुछ न कुछ शक हो गया है। उसके बाद वो आकर के उससे पूछते हैं कि ये सब्जी वाला जब हम गए थे तो यहाँ पे खड़ा हुआ था और अभी ये यहाँ से निकल रहा, तो वो ऐसे अपने बात को टाल देती है और वो बात आ ही गई हो जाती है। दोस्तों उसके बाद जो है सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। फिर एक दिन जो है रश्मि उसके पास फ़ोन करती है और कहती है कि ऐसा करो कि हम दोनों लोग एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं और ऐसा कब तक चलेगा कि छुप-छुप कर मिलेंगे। दोस्तों उसके बाद जो है वो रश्मि जो है उस विराट सब्जी वाले से कहती है कि तुम एक काम करो कि तुम जो है हमारे पति को ही रास्ते से हटा दो और उसके बाद हम दोनों लोग एक-दूसरे से शादी कर लेंगे या फिर कहीं भाग चलेंगे। दोस्तों वो जैसे ही इस बात को सुनता है, तो वैसे भी वो उस दिन बहुत ज़्यादा डर गया था। जिस दिन उसके पति ने उसको देख लिया था घर से बाहर निकलते हुए, तो वो तुरंत झूठ बोल देता है, बहाना बना देता है और कहता है कि नहीं, मैं तो अपने गाँव जा रहा हूँ क्योंकि हमारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो वो कहती है कि तो फिर वापस कब आओगे? तो वो कहता है कि जब हमारी माँ की तबीयत सही हो जाएगी, तब वापस आएँगे। तो वो पूछती है रश्मि कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? तो वो कहता है कि हमारी माँ का जो है ऑपरेशन होना है। तो वो कहती है तो उसमें तो काफ़ी खर्च आएगा, तो तुम एक काम करो कि मैं तो घर से निकल नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पति मेरे ऊपर शक करते हैं, तो तुम मेरे घर के बाहर आ जाना और मैं 1 लाख रुपए का बंडल बाहर फेंक दूँगी गेट के बाहर और तुम ले लेना। दोस्तों वो जैसे ही इस बात को सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जो है बगैर अपना ठेला लिए हुए वो वहाँ पर जाता है और गेट के बाहर जैसे ही पहुँचता है उसको फ़ोन करता है और वो 1 लाख रुपए का बंडल गेट के बाहर फेंक देती है अंदर से और वो उसको लेकर के शाम के वक़्त ट्रेन पकड़ कर अपने गाँव चला जाता है। दोस्तों उसके बाद वो उसके पास हर दिन फ़ोन किया करती थी कि ये तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? ठीक है कि नहीं ठीक है? तो वो ऐसे ही बार-बार बहाना बनाता था कि हमारी माँ की तबीयत अभी नहीं ठीक है, अभी नासाज़ है, ये है, वो है। वो ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, 10 से 15 दिन हो जाते हैं, उसके बाद वो फ़ोन करती है, तो फिर से जो है वो जो है बहाना बना देता है और कहता है कि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। दोस्तों इसी तरीके से वो उनको बहाना बनाता रहता है और वो पूछती रहती है कि आखिर कब आओगे? बहुत ज़्यादा याद आ रही है तुम्हारी, बहुत ज़्यादा मैं तुमको मिस करती हूँ। दोस्तों इसके बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और घबराने के बाद वो उसका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल देता है और जब उसका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल देता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उसको जानती भी नहीं थी क्योंकि उसको सिर्फ़ ये पता था कि ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन कहाँ का रहने वाला है और क्या इसके पिता का नाम है, क्या एड्रेस है इसका, वो कुछ नहीं जानती थी। दोस्तों अब वो सिर्फ़ अपने घर पर सिवाय मायूसी के कुछ नहीं कर सकती थी।
और उधर उसने अपना नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था और अपने सारे दोस्तों से ये बात शेयर कर की थी। और जब उसके सारे दोस्त इस बात को सुनते हैं, तो दोस्तों सुनने के बाद वो सारे दोस्त जो है शॉक्ड रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि तुमने एक लड़की को आखिरकार किस तरीके से जो है एक महिला को किस तरीके से तुमने बेवकूफ़ बनाया और एंजॉय भी किया और साथ में जो है पैसा भी ठग करके वहाँ से चले आए। दोस्तों ये कहानी जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।